Hello bachcho, let's read this question. The question says hydrogenation of unsaturated hydrocarbon is an exothermic reaction. Due to hyperconjugation and resonance, the stability of unsaturated hydrocarbon increases and the increase in stability is more due to resonance. बच्चों क्वेश्चन में बताया गया है कि हाइड्रोजनेशन जो होता है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का मतलब जब उसमें हम H2 ऐड करते हैं वो एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। और देखा जाता है कि अगर किसी कंपाउंड में अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में क्या हो रहा है, हाइपर कॉन्जुगेशन हो सकता है या फिर रेजोनेंस हो सकता है, तो उस अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की जो है स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। और ज्यादा स्टेबिलिटी बढ़ती है रेजोनेंस की वजह से। बोला गया है कंपाउंड विद सेम नंबर ऑफ पाई बॉन्ड एंड मोर स्टेबिलिटी हैज लोअर हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। बोला गया है कि जिस कंपाउंड में हमारे पास मतलब अगर पाई बॉन्ड सेम होंगे कंपाउंड के अंदर, लेकिन अगर किसी कंपाउंड की स्टेबिलिटी ज्यादा है तो क्या होता है, उसकी जो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन है तो वो कम होती है बच्चों। बोला गया है हीट ऑफ फॉर्मेशन इज डिफाइंड एज हीट एनर्जी इवॉल्व व्हेन अ मॉलिक्यूल इज फॉर्म्ड फ्रॉम इट्स एटम। फॉर आइसोमर्स द मोर स्टेबल कंपाउंड हैज हायर हीट ऑफ फॉर्मेशन। बोला है बच्चों कि जो हीट ऑफ फॉर्मेशन होती है वो क्या होती है, बेसिकली एनर्जी होती है कि कितनी एनर्जी इवॉल्व हो रही है जब कोई मॉलिक्यूल अपने एटम से बनता है। और अभी लिखा है कि जो आइसोमर्स होते हैं उनमें जो ज्यादा स्टेबल कंपाउंड होगा ना बच्चों, उसके लिए हीट ऑफ फॉर्मेशन क्या होती है, ज्यादा। जो ज्यादा स्टेबल कंपाउंड उसके लिए हीट ऑफ फॉर्मेशन ज्यादा होती है। पूछा गया है द ऑर्डर ऑफ हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल इज। बच्चों इस क्वेश्चन में हमें चार मॉलिक्यूल दिए हैं बेसिकली, और पूछा गया है इनके अंदर हीट ऑफ फॉर्मेशन का ऑर्डर क्या होगा और उसके कोरस्पॉन्डिंग ए बी सी एंड डी के अंदर हमें बेसिकली क्या दिया है, चार हमें ऑर्डर्स दिए गए हैं, तो हमें इन्हें मैच करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं बच्चों इस क्वेश्चन के की कॉन्सेप्ट के बारे में बच्चों। इस क्वेश्चन के की कॉन्सेप्ट के बारे में, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या होगा बच्चों कि जो हीट ऑफ फॉर्मेशन होती है, हीट ऑफ फॉर्मेशन वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, टू द स्टेबिलिटी ऑफ कंपाउंड। दिस इज द की कॉन्सेप्ट। जो कंपाउंड ज्यादा स्टेबल होगा बच्चों उसकी हीट ऑफ फॉर्मेशन भी ज्यादा होती है। मतलब जब वो हमारे पास फॉर्म होगा तो क्या होगा, वहां पर ज्यादा एनर्जी इवॉल्व होगी तो उसकी हीट ऑफ फॉर्मेशन भी ज्यादा होती है। तो हीट ऑफ फॉर्मेशन जो होती है स्टेबिलिटी ऑफ कंपाउंड पर डिपेंड करती है। जितना ज्यादा स्टेबल कंपाउंड उतना ज्यादा क्या होगा, हीट ऑफ फॉर्मेशन। पर स्टेबिलिटी को आप कैसे बता सकते हो, यहाँ पर अगर अनसैचुरेटेड कंपाउंड की बात करें यहाँ तो वहां पर रेजोनेंस हो रहा हो तो आप रेजोनेंस के बेसिस पर बता सकते हो। और दूसरा फैक्टर क्या काम कर सकता है बच्चों यहाँ पर, दूसरा फैक्टर काम कर सकता है और हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन, दोनों भी फैक्टर काम कर सकते हैं तो वो बहुत ज्यादा स्टेबल हो रहा होगा। तो ये हमारे पास कुछ फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से हम क्या चेक करेंगे, स्टेबिलिटी। तो बच्चों जो हमें कंपाउंड मिले इनको लिख लेते हैं एक बार। ये फर्स्ट कंपाउंड हमें ये मिला है CH2 डबल बॉन्ड CH। और अगर आप देखोगे नेक्स्ट क्या है हमारे पास, CH2 CH3, CH2 CH3। जो सेकंड कंपाउंड मिला है इसको भी लिख लेते हैं बच्चों। इसके अंदर हमें कुछ इस तरीके का कंपाउंड मिला है CH3 C, ये डबल बॉन्ड C, और यहाँ ये CH3 है, ये हाइड्रोजन है, ये भी हाइड्रोजन है। थर्ड कंपाउंड जो मिला है बच्चों उसको लिख लेते हैं। थर्ड कंपाउंड के अंदर हमें कुछ इस तरीके से दिया है CH3 C डबल बॉन्ड C। यहाँ पर एक CH3 ग्रुप है, ये एक हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन ये है। एंड जो फोर्थ कंपाउंड हमें मिला है बच्चों, फोर्थ कंपाउंड के अंदर हमें क्या मिला है, CH3 यहाँ हमें दो बार मिला है, CH3, एक ये C, एक ये CH3, और यहाँ पर ये डबल बॉन्ड CH2। इन चारों कंपाउंड्स को ध्यान से समझना है। अगर आप देखोगे सभी के अंदर एल्कीन है, बेसिकली डबल बॉन्ड एक ही बार है, एक ही बार डबल बॉन्ड है। यहाँ पर किसी में क्या है बच्चों, सभी में एक ही बार डबल बॉन्ड है, कोई यहाँ पर कॉन्जुगेटेड सिस्टम प्रेजेंट नहीं है, तो रेजोनेंस तो यहाँ पर नहीं हो रहा होगा। लेकिन इनके अंदर हाइपर कॉन्जुगेशन हो सकता है। अब एक एग्जाम्पल लेते हैं बच्चों और उसको समझते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन होता क्या है। एक बार समझते हैं इस हाइपर कॉन्जुगेशन को, एल्कीन के अंदर हाइपर कॉन्जुगेशन देखने को कैसे मिलेगा। हाइपर कॉन्जुगेशन, ध्यान से समझना है बच्चों। हाइपर कॉन्जुगेशन में क्या होता है, अगर हमारे पास कोई डबल बॉन्डेड एल्कीन है बेसिकली, अगर हम यहाँ एल्कीन की बात करें, ये CH है और यहाँ इससे ये CH3 ग्रुप अटैच है। ध्यान से समझना है बच्चों हाइपर कॉन्जुगेशन को होता क्या है। जो बेसिकली डबल बॉन्डेड हमारा कार्बन होता है, क्योंकि इसके पास एक पाई बॉन्ड है, तीन सिग्मा बॉन्ड, ये sp2 हाइब्रिडाइज होता है। और अगर इससे कोई नेक्स्ट कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज हो, जैसे कि ये CH3 ग्रुप है, एक sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन है इसमें C, क्योंकि इसके चारों ही सिग्मा बॉन्ड हो, और इसके पास कम से कम एक हाइड्रोजन होना चाहिए, कम से कम एक हाइड्रोजन। तो यहाँ हाइपर कॉन्जुगेशन देखने को मिलता है। ज्यादा हाइड्रोजन होंगे, जितने ज्यादा हाइड्रोजन होंगे उतना ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन देखने को मिलता है। इसको ऐसे लिखते हैं, ये एक हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन ये है, एक हाइड्रोजन ये है। ये हमारा sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन, और इससे ये नेक्स्ट कार्बन कैसा होना चाहिए, sp3 हाइब्रिडाइज। तो हमें क्या देखने को मिलेगा, हाइपर कॉन्जुगेशन देखने को मिलेगा। sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन से अगर नेक्स्ट कार्बन कैसा हो बच्चों, नेक्स्ट कार्बन ये जो हो ये sp3 हाइब्रिडाइज हो, तो यहाँ पर क्या देखने को मिलता है, यहाँ पर हाइपर कॉन्जुगेशन देखने को मिलता है। किस तरीके से देखने को मिलेगा, यहाँ ये CH के इलेक्ट्रॉन्स यहाँ जा सकते हैं और ये CH2 के ऊपर नेगेटिव चार्ज बन सकता है। तो इस तरीके से आप दिखा सकते हो, यहाँ CH2 पर आ गया होगा नेगेटिव, ये सिंगल बॉन्ड, ये CH, ये डबल बॉन्ड C, यहाँ एक हाइड्रोजन अटैच है, यहाँ एक हाइड्रोजन अटैच है, यहाँ पर H प्लस है, यहाँ पर कौन है, H प्लस है। अब अगेन क्या हो सकता है बच्चों, ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ जाए और यहाँ पर C और H के बीच में बॉन्ड बन जाए, तो अगेन ये बन सकता है।
सिमिलरली ये वाला जो कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड है, ये भी यहाँ पर हाइपर कॉन्जुगेशन दिखा सकता है, सिमिलरली ये वाला भी दिखा सकता है, तीनों दिखा सकते हैं। तो जितने ज्यादा ये वाले हाइड्रोजन होंगे, बेसिकली इस कार्बन को अल्फा कार्बन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? ये जो हमारे पास डबल बॉन्डेड से नेक्स्ट कार्बन है, sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन, इसको अल्फा कार्बन बोलते हैं। और क्योंकि इसके पास 3 हाइड्रोजन है, तो इन तीनों हाइड्रोजन को क्या बोलेंगे कि यहाँ पर 3 अल्फा हाइड्रोजन है। कितने अल्फा हाइड्रोजन है? 3 अल्फा हाइड्रोजन। तो जितने ज्यादा अगर आप अल्फा हाइड्रोजन होंगे, उतना ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन होगा, और जितना ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन होगा, उतना ज्यादा स्टेबिलिटी। तो हाइपर कॉन्जुगेशन जो डिपेंड करता है बच्चों, ऐसा बोल सकते हो डायरेक्टली डिपेंड करता है किसके ऊपर बच्चों? नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन पर। नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन पर डिपेंड करता है डायरेक्टली। और जितना ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन, उतना ज्यादा स्टेबिलिटी। अब चेक करना है, अगर आप यहाँ देखोगे, ये वाले पास यहाँ जो ये कार्बन है बेसिकली, इस वाले कार्बन को देखना है। ये वाला कार्बन है, इससे जो ये डबल बॉन्डेड कार्बन है बेसिकली sp2 हाइब्रिडाइज, इससे ये जो नेक्स्ट कार्बन है, ये कैसा है? ये sp3 हाइब्रिडाइज है, तो चारों सिग्मा बॉन्ड है, और इसके पास सिर्फ दो ही क्या है? हाइड्रोजन है, तो यहाँ सिर्फ 2 अल्फा हाइड्रोजन है। तो यहाँ पर हाइपर कॉन्जुगेशन 2 अल्फा हाइड्रोजन की वजह से होगा। यहाँ इस डबल बॉन्डेड कार्बन से नेक्स्ट कोई sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन है ही नहीं। अब इसको चेक करना है, ये डबल बॉन्डेड कार्बन है, इससे ये वाला हमारे पास अल्फा कार्बन है। एक अल्फा कार्बन बच्चों इस वाले डबल बॉन्डेड कार्बन के पास था, ये वाला। तो टोटल यहाँ 3 और 3, टोटल कितने हाइड्रोजन हो गए? यहाँ 6 अल्फा हाइड्रोजन। अगर आप चेक करोगे, हमारे पास ये जो थर्ड कंपाउंड है, इसके अंदर ये डबल बॉन्डेड कार्बन है, इससे ये नेक्स्ट कार्बन, ये अल्फा कार्बन है। इस वाले डबल बॉन्डेड कार्बन से ये नेक्स्ट कार्बन, ये भी अल्फा कार्बन है। टोटल यहाँ 3 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पर है, 3 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पर है, टोटल यहाँ पर 6 अल्फा हाइड्रोजन है। कितने? 6 अल्फा हाइड्रोजन है। अगर आप यहाँ चेक करोगे, ये डबल बॉन्डेड कार्बन, एक तो कार्बन इससे ये अल्फा, एक ये अल्फा, टोटल 6 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पर भी है, 6 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पर भी है। तो हाइपर कॉन्जुगेशन तो यहाँ इन सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ में किसकी वजह से हो रहा होगा? 6 अल्फा हाइड्रोजन की वजह से। वन में किसकी वजह से हो रहा होगा? ओनली 2 अल्फा हाइड्रोजन की वजह से। तो फर्स्ट कंपाउंड में हाइपर कॉन्जुगेशन कम हो रहा होगा, तो हम ऐसा बोल सकते हैं। अगर हम स्टेबिलिटी की बात करें, अगर हम स्टेबिलिटी की बात करें, तो जो हमारे पास जो फर्स्ट कंपाउंड है बच्चों, जो हमारे पास फर्स्ट कंपाउंड है, वो हमारे पास सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ से सबसे कम स्टेबल है। ऐसा बोल सकते हैं, फर्स्ट कंपाउंड जो है बेसिकली सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ से सबसे कम स्टेबल है। सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ को चेक करना है बच्चों। अगर आप इन तीनों को चेक करोगे ना, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, इन सबका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। यहाँ पर कार्बन टोटल 4 है। अगर आप यहाँ हाइड्रोजन काउंट करोगे, इसके अंदर हाइड्रोजन कितने हैं बच्चों? यहाँ 8 है। अगर आप थर्ड में भी चेक करोगे, इसके अंदर कितने कार्बन? 4 है, और हाइड्रोजन 8। कार्बन यहाँ पर 4 है, हाइड्रोजन 8, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन भी बराबर। और यहाँ पर क्या है? कार्बन और हाइड्रोजन भी सेम है, मतलब ये तीनों क्या है? आइसोमर है। अब इनको चेक करना है कि इनमें ज्यादा स्टेबल कौन होगा। अब इनको चेक करने के लिए दो फैक्टर काम करते हैं बच्चों हमारे पास। एक तो होता है इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर, पहले हम इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर देखते हैं, इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर, एंड देन चेक करते हैं हम स्टेरिक फैक्टर। अब इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर चेक करना है। अगर आप इस कंपाउंड को देखोगे बच्चों, ये जो हमारे पास सेकंड कंपाउंड है, इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर का मतलब है कि कहाँ पर हाइपर कॉन्जुगेशन होने की वजह से हमारे पास मोर स्टेबल कार्बन आयन बन सकता है। बेसिकली क्यों? क्योंकि यहाँ पर कार्बन आयन तो बनता है। अभी आपने देखा था, जब यहाँ हाइपर कॉन्जुगेशन हो रहा था, यहाँ जब हाइपर कॉन्जुगेशन हो रहा था, यहाँ CH2 पर नेगेटिव चार्ज आ रहा था, ये कार्बन आयन बन रहा था। तो अगर ये प्राइमरी कार्बन आयन होगा तो मोर स्टेबल होगा, सेकेंडरी कार्बन आयन होगा तो कम स्टेबल होगा। तो उसके बेसिस पर चेक करते हैं, और इसी को बोलते हैं हम क्या? यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर चेक करते हैं। अगर आप इस कंपाउंड को देखोगे, इसके अंदर एक ही हम क्या कर रहे हैं, एक बार यहाँ समझते हैं। अगर आप यहाँ दिखाना चाहो, ये कार्बन था, इससे ये 3 हाइड्रोजन अटैच थे, ये 3 आपने हाइड्रोजन दिखाए थे। अगर आप यहाँ दिखाना चाहो कि यहाँ पर किस तरीके से हाइपर कॉन्जुगेशन होगा और यहाँ पर जो कार्बन आयन बनेगा, उसको समझना है। पहले इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर चेक करना है। जब ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ जाएंगे, तो ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर आएंगे, तो हमारे पास इसका जो हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर बनेगा, उसको आप ऐसे दिखा सकते हो, CH2, ये डबल बॉन्ड C, और यहाँ ये सिंगल बॉन्ड, और यहाँ ये CH3 था, और यहाँ पर आ गया होगा नेगेटिव। इससे एक हाइड्रोजन अटैच है, इससे एक हाइड्रोजन अटैच है, यहाँ H+ प्रेजेंट है। तो ये जो कार्बन आयन बना है बच्चों, इस कार्बन आयन को देखोगे अगर आप, तो ये दो कार्बन से अटैच है, तो ये सेकेंडरी कार्बन आयन है, सेकेंडरी कार्बन आयन है बेसिकली, इसको ध्यान से समझना है। यहाँ सेकेंडरी कार्बन आयन जनरेट होता है। अगर आप इस थर्ड कंपाउंड को चेक करोगे बच्चों, इस थर्ड कंपाउंड को, इसको भी देख लेते हैं, इसके अंदर भी समझते हैं कैसे होगा। अगर हाइपर कॉन्जुगेशन होगा तो कैसा कार्बन आयन बनेगा। एक हाइड्रोजन ऐसे दिखाया, एक ऐसे दिखा दो आप, और एक ऐसे दिखा दो। अगर ये बेसिकली, ये हमारे C और C के बीच में बॉन्ड है, ये इलेक्ट्रॉन इधर जाए, तो ये इलेक्ट्रॉन इस पर मूव करेंगे, तो इसका जब आप यहाँ हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर बनाओगे, इसको आप ऐसे बनाओगे, CH2 है, यहाँ H+ होगा, ये डबल बॉन्ड C, इससे एक हाइड्रोजन अटैच है, ये सिंगल बॉन्ड, और यहाँ ये C पर आया नेगेटिव, ये CH3, इससे एक हाइड्रोजन अटैच है। तो ये भी कैसा कार्बन आयन है? सेकेंडरी कार्बन आयन, सेकेंडरी कार्बन आयन। दिस इज इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर, पहले इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर को चेक करते हैं। एंड अगर आप इस वाले में हाइपर कॉन्जुगेशन दिखाना चाहो, कि इसके अंदर अगर आप हाइपर कॉन्जुगेशन की बात करते हो, कि इससे एक हाइड्रोजन अटैच है, अभी इसको हमने ऐसे लिख दिया है, CH2। तो जब ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर जाएंगे बच्चों, और ये इधर मूव करेगा, तो यहाँ पर क्या बनेगा बच्चों? ये CH2, ये हमारे पास डबल बॉन्ड, ये C, इससे ये CH3 अटैच है, ये सिंगल बॉन्ड, और CH2 पर आ गया होगा नेगेटिव चार्ज, और यहाँ एक H+ होगा। तो ये जो कार्बन आयन है, कैसा है? प्राइमरी कार्बन आयन।
क्योंकि यहाँ प्राइमरी कार्बन आयन बन रहा है, प्राइमरी कार्बन आयन मोस्ट स्टेबल होते हैं सेकेंडरी और हमारे पास सेकेंडरी और टर्शियरी कार्बन आयन है। तो जो फोर्थ है इसके अंदर बेसिकली हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर होने की वजह से कि यहाँ पर कम हमारे पास मोर स्टेबल कार्बन आयन बन सकता है, और सेकेंडरी कार्बन आयन जो है बच्चों वो कम स्टेबल होते हैं, इसलिए फोर्थ जो है बच्चों वो सेकंड और थर्ड से ज्यादा स्टेबल है। फोर्थ जो है बच्चों वो सेकंड और थर्ड से ज्यादा स्टेबल है। तो मतलब फोर्थ सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि सेकंड थर्ड फोर्थ फर्स्ट से तो ज्यादा ही स्टेबल थे, और फोर्थ जो है वो सेकंड थर्ड से ज्यादा स्टेबल है। फोर्थ तो सो सबसे ज्यादा स्टेबल हो गया। अब सेकंड और थर्ड में चेक करना है। सेकंड और थर्ड में कैसे चेक करोगे? अब यहाँ हमारे पास आता है स्टेरिक फैक्टर। क्या आता है बच्चों? सेकंड और थर्ड में अब हम चेक करेंगे स्टेरिक फैक्टर, क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर एक जैसा है। स्टेरिक फैक्टर अगर आप देखोगे, जो सेकंड कंपाउंड था उसको लिखते हैं, सेकंड कंपाउंड को हम लिखते हैं, थर्ड को देखते हैं। ये हमारे पास सेकंड कंपाउंड था, ये सी, ये डबल बॉन्ड, ये सी, यहाँ पर एक हाइड्रोजन था, यहाँ पर एक हाइड्रोजन था, यहाँ ये CH3 था। ये हमारा सेकंड कंपाउंड था। और जो थर्ड कंपाउंड था ये कौन था? हमारे पास यहाँ एक CH3 था, यहाँ ये सी था, एक हाइड्रोजन था, डबल बॉन्ड सी हाइड्रोजन, और ये CH3 था। तो स्टेरिक फैक्टर मतलब क्या है कि अगर आप यहाँ देखोगे, ये जो बल्कि बल्कि ग्रुप्स हैं ये एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट है, यहाँ रिपल्शंस कम है। लेकिन ये बल्कि बल्कि ग्रुप इस वाले में क्या है, पास पास है, तो यहाँ रिपल्शंस हो सकती हैं, यहाँ इन दोनों के बीच में क्या हो सकता है, रिपल्शन। इस वजह से थर्ड वाला जो है बच्चों वो कम स्टेबल होता है और सेकंड वाला ज्यादा स्टेबल होता है। तो हम बता सकते हैं कि जो हमारा सेकंड है वो ज्यादा स्टेबल होगा हमारे थर्ड वाले से। तो ये हमारे पास किसका ऑर्डर आ गया है, स्टेबिलिटी का। ये हमारे पास किसका ऑर्डर आ गया है, स्टेबिलिटी का। और हमने देखा था बच्चों की जो स्टेबिलिटी है वो हीट ऑफ फॉर्मेशन है वो स्टेबिलिटी पर डिपेंड करता है, तो हीट ऑफ फॉर्मेशन का ऑर्डर भी यही आ जाएगा। अगर हम हीट ऑफ फॉर्मेशन के ऑर्डर को लिखना चाहें, हीट ऑफ फॉर्मेशन का ऑर्डर भी यही आ जाएगा, यही वाला आ जाएगा बच्चों। फोर्थ की सबसे ज्यादा, सेकंड की उससे कम, थर्ड की उससे कम बच्चों, और फर्स्ट की लीस्ट, फर्स्ट की लिस्ट। लेकिन अगर फोर, बच्चों हमें जो ऑप्शन में दिया है उन्होंने डिक्रीजिंग ऑर्डर दिया है, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, फोर्थ, सेकंड, थर्ड, फर्स्ट। फोर्थ, सेकंड, थर्ड, फर्स्ट, इसको चेक करना है कहाँ मिला है, फोर्थ, सेकंड, थर्ड, फर्स्ट। ये ऑर्डर करेक्ट है, डी में गलत है, बी में गलत है, ए में गलत है, देयरफॉर फाइनल आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल एंड बेस्ट ऑफ लक।